गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग असामान्य मोलर द्रव्यमान यानी कि एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज का जो मेरा क्लास होने वाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं कहूँ कि इस विलियन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास आज का होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप पूरा वीडियो देखें। जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे जो वीडियो है, एक वीडियो जो 20 मिनट का है उसको एक छात्र औसतन 2 मिनट ही देख रहा है। 2 मिनट देख रहा है तो सोच सकते हैं कि उससे क्या होने वाला है। ठीक है, वो नाम के लिए सिर्फ व्यू बना दे रहे हैं कि हाँ इतने बच्चे देख लिए, लेकिन वो बच्चा देख नहीं रहा है। ठीक है, तो नहीं देख रहा है तो वो अपना बिगाड़ेगा, हम लोग का कुछ नहीं। जो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको पढ़ना है तो आप पूरा वीडियो देखेंगे। आज का क्लास, खासकर आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल तो दिए ना कि आज का क्लास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में कितना भी कुछ कहा जाए कम होगा, क्योंकि इसी टॉपिक से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, खासकर कंपटीशन के एग्ज़ाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है, प्लीज़ आज का पूरा लेक्चर देखना है, चाहे जितना देर का लेक्चर हो आज। ठीक है, मैं अभी बनाने जा रहा हूँ वीडियो, पता नहीं कितना देर का होगा। ठीक है, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, इसमें मैं कुछ आपसे सवाल भी पूछूंगा जिसका आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो जब तक आप पूरा वीडियो देखिएगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सवाल पूछा गया है और किसका जवाब यहाँ पर देना है। बहुत सारे वैसे बच्चे बोलते हैं कि सर कमेंट में लिखने में दिक्कत हो रहा है। कमेंट में लिखने में आपको क्या दिक्कत हो रहा है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। कमेंट में लिखने में क्या दिक्कत हो रहा है? कितना मुश्किल से आपको 50 वर्ड लिखना होगा। इतना चैटिंग करते हो सब, उसमें लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें कमेंट बॉक्स में लिखने में प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है, हम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, और कुछ लोग बोला है कि सर ऑनलाइन पढ़ाइए ना, ऑनलाइन लाइव आकर पढ़ाइए। अरे बेवकूफ़, यहाँ पर पढ़ाने पर तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर वीडियो डाल दे रहे हैं तो व्यू नहीं आ रहा है। अगर मैं एक टाइम लाइव भी पढ़ा दूँ तो उससे क्या हो जाएगा? 5 बच्चे जुड़ ही गए तो उससे क्या हो जाएगा? मेरी बात समझ आ गया? ऐसे मैं वीडियो बनाकर डाल दे रहा हूँ तो अब आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। समझ में आया? ऐसे कीजिएगा तो कैसे होगा? मेरी बात समझिए और वीडियो पूरा देखिए। अगर नहीं देखिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम वीडियो बनाकर डालेंगे ही ना। तो आपका काम है कि हम वीडियो कैसे देखेंगे, ये आपका काम है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखना है। खासकर आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं कहूँ कि अभी तक जितना चीज़ पढ़े सब गलत है और आज हम लोग सही पढ़ने वाले हैं। समझे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इसलिए आज का लेक्चर पूरा देखना है। और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो पूरा तरह से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जाकर लिखिए सर हमको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। ठीक है, आप वीडियो को जब लाइक करते हैं तो मेरा मन में मतलब मोटिवेट हो जाते हैं कि ना बच्चों को समझ में आ रहा है, हमको और मेहनत करना चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करने में क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया तो और डिसलाइक कर दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वीडियो को समझ में आ जाए तो लाइक करो और उसमें कमेंट में जाकर लिख दो कि सर हमको ये वीडियो समझ में आ गया है। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एबनॉर्मल मोलर मास। क्या है बाबू? एबनॉर्मल मोलर मास यानी कि असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो काम कीजिए, अपने कॉपी में हेडिंग दे दीजिए असामान्य मोलर द्रव्यमान, जल्दी से दो और इसको VBI लिख देना। ठीक है, जल्दी से नोट करो। इसका मतलब समझाते हैं कि असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लिए? चलिए, बहुत अच्छा। असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ इसको समझते हैं। अभी तक हम लोग जितना भी अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं, वो सिर्फ तभी लागू होगा जब आपका विलियन कैसा हो, जब आपका विलियन कौन सा हो? तनु विलियन हो। जब आपका विलियन कैसा हो? तनु विलियन हो। और दूसरा, जब हम विलय के अंदर डाल रहे हैं तो विलय के कण आपस में जाकर विलियन के अंदर जुड़ता नहीं हो और ना ही विलय के कण विलय के अंदर जाकर टूटता हो। ठीक है, यानी कि विलय कणों का न वियोजन हो, मतलब ना ही उसके अंदर जाकर टूटे, ना वियोजन हो और न ही क्या हो? संयोजन हो।
मेरी बात समझ में आ गया। तो ये दो चीज़ रहेगा तभी हम लोग जितना भी लेक्चर पढ़े हैं तभी वो लागू होगा, अदरवाइज वो लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करता हूँ। ये तो हो गई थोड़ा सा बाहर की बात। ठीक है, अब मैं टॉपिक के अंदर बात करने वाला हूँ कि असामान्य मूलर द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ। ठीक है, असामान्य मूलर द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ इसको समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं क्या लिखोगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए इसमें लिखना बहुत कुछ था लेकिन मेरे पास जगह नहीं होने के कारण मैं नहीं लिख पाया हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बोल देंगे तो आप लोग खुद से लिख लीजिए, इसको समझिए, मेन चीज़ समझना ही होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, हम जानते हैं कि अनुसंख्यक गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। हम लोग पहले भी पढ़े हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म किस पर डिपेंड करता है, विलेय कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। यदि विलायक में, मान लो कि विलायक में अगर हम विलेय डालें तो विलेय की संख्या, विलेय कणों की संख्या, विलेय कण क्या हो रहा है, विलायक के अंदर यदि टूट जा रहा है यानी कि वियोजन हो जा रहा है, या फिर दो गो या तीन गो या चार गो विलेय कण आपस में जुड़ जा रहा है यानी संयोजन हो जा रहा है, तो विलेय की कणों की संख्या में क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी में आप 2 गो चीनी डाले, 2 गो चीनी के कण डाले, और दोनों जा करके आपके पानी के अंदर क्या हो गया, जाकर चिपक गया, तो वहाँ पर तो विलेय कण एक हो गया। ठीक है, विलेय कण एक हो गया, तो अनुसंख्यक गुणधर्म विलेय की कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। आप तो 2 गो गिने हैं, अंदर जाकर 1 हो गया, तो अनुसंख्यक गुणधर्म घट जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। आप बाहर डाले 2 गो, अंदर जाकर 1 हो गया तो घट जाएगा। या फिर ऐसा हो कि अगर 1 गो चीनी के कण डाले उसमें जाकर 4 गो हो गया, ठीक है, तो विलयन में 4 गो कण हो गया, तो 4 गो के अनुसार ना अनुसंख्यक गुणधर्म होगा। तो यहाँ पर वही बात बोला जा रहा है कि यदि विलायक में विलेय कणों की संख्या या विलेय कणों का वियोजन हो जाए यानी टूट जाए या फिर जुट जाए, तो विलेय कणों की संख्या परिवर्तन हो जाएगा। विलेय कणों की संख्या क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और इस तरह परिवर्तित होने के कारण विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलेय का आणविक द्रव्यमान असामान्य हो जाएगा, जिसे हम लोग असामान्य मूलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, इसको नोट करो जल्दी से नोट करो। हम बोलते हैं, हम जानते हैं कि अनुसंख्यक गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि विलायक में विलेय कणों की वियोजन या संयोजन हो तो विलेय कणों की संख्या परिवर्तित होगा। विलेय कणों की संख्या परिवर्तित होगा। नोट कर लिए, नोट करो जल्दी, वीडियो को रोक करके नोट कर लेना। परिवर्तित होगा, ठीक है, परिवर्तित होगा। इस कारण या फिर हम कह सकते हैं परिवर्तित होगा, तथा हम कह सकते हैं तथा विलेय का आणविक जब टूट जाएगा तो आणविक द्रव्यमान भी, यानी अणु का द्रव्यमान भी तो अलग अलग हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान असामान्य हो जाता है, जिसे असामान्य मूलर द्रव्यमान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, असामान्य मूलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो तो इसको। यहाँ हम लोग देख लिए कि असामान्य मूलर द्रव्यमान क्यों कहते हैं। ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, थोड़ा सा फिगर के द्वारा समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन है, ठीक है, और इसमें आपका विलायक भरा हुआ है। क्या है बाबू, विलायक है। ठीक है, विलायक है। आपने यहाँ से विलेय डाला, क्या डाला, विलेय को डाला, विलेय। ठीक है, अब हमको देखना है अनुसंख्यक गुणधर्म को। ठीक है, तो अनुसंख्यक गुणधर्म विलेय की कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। विलेय की कणों की संख्या जितना ज़्यादा होगी अनुसंख्यक गुणधर्म उतना ही ज़्यादा होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और यदि विलेय की कणों की संख्या कम होगी तो अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होगा, कम होगा। चलो यहाँ पर भी समझ में आ गया। अब देखो, हम लोग इस केस के बारे में स्टडी नहीं किए हैं पहले कि अगर मान लो कि विलेय की यहाँ कणों की संख्या, मान लो कि यहाँ पर हम 5 को डालें, कितना डालें, 5 को, तो विलेय की कणों की संख्या 5 को डाले तो अनुसंख्यक गुणधर्म 5 के बराबर आएगा, मतलब 5 को कण के बराबर अनुसंख्यक गुणधर्म आएगा,
बिल्कुल आएगा। चलिए 10 को डालते हैं तो अनुसंख्यक गुणधर्म भी 10 विलेय कणों के द्वारा अनुसंख्यक गुणधर्म जो आएगा उसी के अनुसार उतना वैल्यू आएगा। लेकिन ज़रा सोचो कि यहाँ पर हम 5 को डालें, अब 5 को डाले आए अंदरवा जाकर विलेय की कणों की संख्या टूट करके 10 को हो गया। तो जब कणों की संख्या 10 को हो गया, दोगुना हो गया, तो अनुसंख्यक गुणधर्म भी दोगुना हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर हम मान लीजिए कि हम यहाँ पर विलेय डाले 10 को, हो सकता है कि 10 को जा करके जब इसमें विलायक में डाले तो ये दोनों जुड़ करके 10 जुड़ करके हो सकता है कि 5 को हो जाए। तो विलेय की कणों की संख्या आधा हो गई, 10 से कितना हो गई, सीधे 5 हो गई, आधा हो गई, तो अनुसंख्यक गुणधर्म भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना गुना विलेय की कणों की संख्या हो जा रहा है उतना ही अनुसंख्यक गुणधर्म आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसीलिए एक यहाँ पर गुणांक इस्तेमाल किया गया जिसको हम लोग कहते हैं 1/2 गुणांक। अब मैं बात करूँगा 1/2 गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ 1/2 गुणांक। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हेडिंग दो 1/2 गुणांक। 1/2 गुणांक, 1/2 गुणांक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखो बाबू, अगर हम लोग यही क्लास में स्टडी करते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था। ठीक है, क्योंकि क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे करके आपको समझाते, बहुत मज़ा आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वीडियो का जो समय है, समय सीमा देकर ही काम करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ये हेडिंग दे दीजिए 1/2 गुणांक। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख दीजिएगा। ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात करता हूँ कि 1/2 गुणांक क्या होता है। ठीक है, चलो लिखो, तो लिख देते हैं यहाँ पर डेफिनेशन 1/2 गुणांक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 गुणांक का डेफिनेशन लिखा हुआ है क्या, विलेय की सामान्य तथा प्रायोगिक मूलर द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, 1/2 गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी में लिख लीजिए। और 1/2 गुणांक को ये भी ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना कि 1/2 गुणांक को हम लोग आई से सूचित करते हैं। किस चीज़ से, आई से सूचित करते हैं। ठीक है, 1/2 गुणांक को किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग को 1/2 गुणांक के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो। ठीक है, यहाँ से हम लोग 1/2 गुणांक 3 केसेस में हम लोग देखेंगे। कितने केसेस में, 3 केसेस में देखेंगे। ठीक है, और वो 3 केसेस क्या होंगी, एक ऐसा केस होगा कि विलेय का कण नहीं टूटे, एक ऐसा केस होगा कि विलेय का कण विलाय के अंदर टूट जाए, और तीसरा एक ऐसा केस होगा कि विलेय के कण विलाय के अंदर क्या हो जाए, जाकर जुट जाए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब यहाँ से आपका क्लास का इंपॉर्टेंस जो है यहाँ से शुरू हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 केसेज में हम लोग स्टडी करेंगे 1/2 गुणांक को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केस देखने वाले हैं। पहला केस कौन सा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला केस। यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, कि जिससे वाटर में डालने पर नहीं टूटे नहीं जुटे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि 5 कण डाले, विलेय का कण 5 को डाले, और विलाय के अंदर भी 5 को रहा जा रहा है। ठीक है, तो 5 को ही रहा जा रहा है, तो उस केस में 1/2 गुना कितना होगा, आई बराबर कितना होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, डिसोसिएशन के केस में 1/2 गुना का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 से ज़्यादा होता है। और एसोसिएशन के केस में 1/2 गुना का वैल्यू हमेशा आई क्या होता है, 1 से क्या होता है, कम होता है। ये तीनों केसेस आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और हमेशा याद रखिएगा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में 1/2 गुणांक का वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1। वियोजन के केस में आई का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है, ज़्यादा, और संयोजन के केस में आई का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, मैं बारी बारी से तीनों को स्टडी करता हूँ और हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। लेकिन ये तीनों बात i = 1, i = ग्रेटर देन i ग्रेटर देन 1 और i लेस देन 1, ये तीनों कब कब होता है ये आपको याद होना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में i का वैल्यू हमेशा 1, वियोजन के केस में यानी इन केस ऑफ डिसोसिएशन i का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा, और इन केस ऑफ एसोसिएशन i का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा। ठीक है, ठीक, तो चलो यहाँ पर जैसे मैंने मान लो कि मैंने एक सॉल्यूट लिया जिसका नाम AB है। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्वेंट में डाल दिए, विलायक में डाल दिए, तो विलायक में भी जाकर क्या रह गया, AB ही रह गया।
ठीक है। मान लो कि ये 5 को ए बी था, तो विलियन में भी कितना रह गया, 5 ही रह गया, ठीक है। मतलब कि ना टूटा और नहीं ये टूटा, ठीक है। तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या हो गया, आई का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब जितना डाले उतना ही, मतलब उतना ही गुना रह गया। ये नहीं कि 2 गुना हो गया, ये नहीं कि आधा गुना हो गया, 1 गुना डाले तो 1 गुना ही रह गया। मेरी बात समझ में आ गया। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में वांछित गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से, देर मत कीजिए, नोट कीजिए। ठीक, नोट कर लिए। तो चलो मैं आगे बढ़ता, दूसरा मैं बढ़ता हूँ डिसोसिएशन के केस में। किसके केस में, डिसोसिएशन। जैसे मान लो कि मेरे पास ए बी है, ए बी, ठीक है, ए बी है, और ये टूट करके क्या चीज़ बदल गई, ए प्लस और बी माइनस के फॉर्म में टूट गया, ठीक है। कितने टूट गया, ए प्लस और बी माइनस के फॉर्म में टूट गया। तो मान लो कि यहाँ पर नंबर ऑफ आयन कितना टूटा, एन टूटा। तो ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट, मतलब कितने कणों में टूट गया, डिसोसिएट, ठीक है। और इसके लिए आई का वैल्यू जो होगा वो होगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू आल्फा। आई इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू आल्फा। एन क्या हो गया कि वह कण कितने कणों में टूटा है, वही हो गया एन की संख्या, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। अब यहाँ पर आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आई के वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है जिसका मान होता है क्या, जिसका मान होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब कहो सर अल्फा क्या होता है, तो अल्फा बराबर होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है बाबू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ज़रा जल्दी से इसको नोट करो, नोट करो जल्दी। तो अभी देखिए कि आई का वैल्यू डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, और अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और याद रखना डिसोसिएशन के केस में, वियोजन के केस में आई का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है, आई का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। जल्दी से नोट करो, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। एन क्या हो गई, कणों कितने कणों में टूटी है, कितने, एक विलेय का कण कितने कणों में टूटा है, वही एन की संख्या हुआ, ठीक है। और अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो तीसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तीसरा इन केस ऑफ एसोसिएशन, यानी संयोजन के केस में, ठीक है। संयोजन के केस में क्या होगा मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ। तो तीसरा हेडिंग दे दीजिए, एसोसिएशन दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास से ए बी, एन गो ए बी है, ठीक है, और ये जुड़ करके बन गए ए बी का पावर एन, ठीक है। तो यहाँ एन क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड, ठीक है। जल्दी से नोट करो, कर लिए नोट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो एसोसिएशन के केस के लिए, फॉर एसोसिएशन, ये याद रखने की बात है, फॉर एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू जो होता है वो 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू क्या होता है, बीटा। और बीटा होता है जो, वो होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ क्या होता है, एसोसिएशन, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है तो नोट कीजिए जल्दी से, नोट कर लिए। कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ एसोसिएशन के केस के लिए, ठीक है। देखो होता क्या है कि जब एसिटिक एसिड को वाटर में जब हम लोग डालते हैं